एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम क्लास 9th की एनसीईआरटी जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम उसको कवर कर रहे हैं। और जो है जिसमें हम जो है पिछले 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, तो चाहे तो आप जाके वहां देख सकते हैं। और इसी के साथ जो है हम जो है नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए, तो जहां हम जनरल साइंस की बात करेंगे। ठीक है, जहाँ जो क्लास 9th की एनसीईआरटी रहेगी उस पर बेस्ड रहेगी, कि हमने देखा है कि अधिकतम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास 9th 10th और कुछ 11th का पोर्शन और क्लास 12th का पोर्शन जो कि बायोलॉजी में आता है, उनको कवर करके उसी से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आप बात करते हैं। इससे हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं और यहाँ 4th चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं 4th चैप्टर में क्या था। जो है पार्ट का जो नाम है, ठीक है, तो यहाँ परमाणु के बारे में पढ़ना है हमको। तो देखिए कक्षा 3 में हम पढ़ चुके हैं, सॉरी अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना होता है, तो विभिन्न प्रकार के अस्तित्व उन परमाणु के कारण होता है। जैसे कि वे प्रश्न उठता है कि किसी तत्व का परमाणु एक दूसरे परमाणु से भिन्न क्यों होता, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने बताया था। जैसे हमने, क्योंकि वहां डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो वहां बताते हैं कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। बट दिस चैप्टर में हम देखेंगे कि वी विल सी कि जो परमाणु है उसको और फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर ये परमाणु है, तो इसमें क्या है कि इसके केंद्र में जो है एक नाभिक अपन ने बनाया। क्या लिया? नाभिक लिया। तो ये नाभिक यहाँ पे क्या होगा कि नाभिक भी होगा, ठीक, और नाभिक भी रहेगा, और नाभिक के साथ साथ मतलब न्यूक्लियस रहेगा और प्रोटॉन रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके चारों के चक्कर लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो अपना परमाणु था वो परमाणु भी जो है फर्दर डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इस तरह की बातचीत जो कि पिछले लेक्चर में की जा रही थी कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि परमाणु कैसा है, अविभाज्य है। अब वैसा नहीं रहा, इसको और देखेंगे तो और ही डिवाइड कर दिया गया है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ठीक है, मतलब उसके घटक मिल गए हमको, परमाणु से और छोटा नहीं कर सकते, बट ये हमको क्या मिल गया, उसके और घटक मिल गए हैं। ठीक है, और एलिमेंट मिल गए हैं कि परमाणु के अंदर 3 चीजें और होंगी। हम इसमें बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है अपन को कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल, तो अन्य मॉडल भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें। जैसे वहां डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी हमने देखा था, उसको देखना है ध्यान से। ठीक है, तो जैसे कि परमाणु कैसे है, परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, परमाणु कैसे है, परमाणु अविभाज्य है। अगर परमाणु अविभाज्य है तो यहाँ हमने फर्दर डिवाइड मिलेगा देखने को। और भी आगे देखते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि अपरमाणुक कणों और परमाणु के मतलब बहुत सारे मॉडल के बारे में पढ़ना है। तो वो कहते हैं 19वीं सदी में वैज्ञानिकों के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी हुई, परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। तो इसके लिए फर्दर बहुत सारे प्रयोग किए गए, उन्हीं में से प्रयोग जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे पदार्थों में उन्होंने बताया कि आवश्यक क्या है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 2 वस्तु, मतलब एक क्या था कि एक, देखो यार एक चीज याद रखना कि एक क्वेश्चन आ सकता कि क्यों हम, मतलब हमें कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मतलब अन्य चीज है। तो देखो क्या हुआ कि पहले से इतना तो सभी को ज्ञात था कि हर मतलब कोई चीज है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, अब इसका तो शायद शुरू में इतना ध्यान नहीं रहा होगा, ज्ञान नहीं रहा होगा, पर इतना तो हमें एक जनरल सेंस में सब कुछ रहा है कि अगर कोई से चुंबक भी एक दूसरे के पास ले गए तो क्या रहा होगा कि ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, या उनके जब विपरीत ध्रुव को पास लेकर दूर दूर पहुंचा दिया। तो कॉमन सेंस था, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि ये जो आवेश पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। फिर बाद में हमें इस पे जो है जब वो कैनाल निकालेंगे गोल्डस्टीन, उसके आधार पर हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी कि हाँ जो है आवेश के बारे में कुछ। जैसे कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आया, इसका उत्तर तब पता चला जब परमाणु विभाज्य और आवेश कहाँ से मिलकर बने। तो इससे हमें ये कब पता लगा कि आवेश कहाँ से आया। तो आवेश का मतलब हमें ऐसे तो जानकारी नहीं, लेकिन जब पता चला कि जब परमाणु और फर्दर डिवाइड हुआ कि भैया नहीं कोई परमाणु है तो उसके अंदर भी एक नाभिक है, तो नाभिक के अंदर जो है न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं। तो ये हमें एक विशेष जब उसका
जब हमें परमाणु विभाज्य और उसका विभाजन पता लगा तब हम देखते हैं इसको। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। तो परमाणु 19वीं सदी में यह जान लिया गया परमाणु साधारण अविभाज्य कण नहीं रहा, बल्कि इसमें कम से कम अपरिमाणिक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे जे थॉमसन है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय, ठीक है, जे जे थॉमसन, ठीक है, जे जे थॉमसन। अच्छा, और ठीक है, जे जे थॉमसन है। और इलेक्ट्रॉन संबंधी जानकारी प्राप्त होने के पहले, मतलब जे जे थॉमसन से पहले 1886 में एक नए विकिरण कैनाल रे की खोज करेंगे। कौन करेंगे? इनका नाम है गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन किसी खोज करेंगे कैनाल रे की, उनका नाम दिया गया। ये किरणें धनाभिषिक्त विकिरण थी। तो जो इन्होंने कैनाल किरणें निकाली थी, इन्होंने उसको प्रोटॉन नाम नहीं दिया, एक चीज याद रखेंगे, ठीक है। कैनाल किरणों की खोज के लिए जो भी कैनाल किरणों की खोज के लिए जो भी जो सिरे जाएगा वो जाएगा गोल्डस्टीन को, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने बताया कि ये किरणें जो है वो पॉजिटिव है। कैसी हैं? पॉजिटिव है, जो कैनाल रे है वो पॉजिटिव है। इसी से फर्दर जब आगे जब रदरफोर्ड देखेंगे, ठीक है, तो बताएंगे कि हाँ ये प्रोटॉन कैसा है, इसको नाम दे दिया जाएगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। और ठीक है, और क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज करेंगे जेम्स चैडविक, इतनी चीजों को तीनों को याद रखेंगे यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है जे जे थॉमसन एंड जो प्रोटॉन है वो रदरफोर्ड। लेकिन जो कैनाल जो रे है वो उनकी किरणों के लिए जाएंगे। कैनाल रे किसके लिए जाएंगे? कैनाल रे, कैनाल करने ये किसके लिए जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ई गोल्डस्टीन। तो और प्रोटॉन बच्चा अभी आगे देखेंगे तो प्रोटॉन भी है, इसे क्या आगे देगा, जिसके द्वारा धनाभिषिक्त किरणें थी, जिनके द्वारा क्या हुआ, अंततः दूसरे अपरमाणिक कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था। मतलब जो कैनाल करने थी, कैनाल करने थी, तो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो देन जो प्रोटॉन बनना था, मतलब जो सॉरी जो कैनाल करना था जो उन्होंने ज्ञात करी, उन कैनाल कणों का आवेश विपरीत था, बाकी द्रव्यमान और आवेश क्या कह रहे हैं, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, बस विपरीत। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। तो ये जो कैनाल करने आई थी तो 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये पता लगेगा हमको। देन आगे इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक। अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो किनका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन मतलब जो कैनाल करने निकाली तो कैनाल करने इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 टाइम्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, इसको भी लिख लेंगे। और आगे सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को पता ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन को पी से बताते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, ऐसा माना गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। मतलब हम समझ गए कि अगर जैसे हम कोई परमाणु से हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आगे जाकर पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कहलाता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रक्रिया, ठीक, किसी धातु में से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, लेकिन किसी परमाणु से प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। क्या नहीं आ सकते? प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकते, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला सकते हैं लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि परमाणु रचना किस प्रकार करते हैं। तो अपन इतना समझ गए कि इतनी पूरी लाइन में हमें तीन चीजें ही याद, दो चीजें याद रखने को मिली है कि परमाणु अविभाज्य हो गया, पहले जो हमने रदरफोर्ड के बारे में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था कि जो परमाणु कैसा है, अविभाज्य। तो पता चला परमाणु विभाज्य हो गया और परमाणु में तीन पार्ट मिले, हमें तीन उसके घटक मिले। देन फर्स्ट है अपने पास प्रोटॉन और उसी पे रहेगा अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक, ठीक है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एक भाग मिलेगा हमको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता नेगेटिव, ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन पे आवेश होता पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता उदासीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आइए समझिए, यस। अब हम आगे परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वो कहते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, और हाँ सॉरी एक चीज और ध्यान आ गई यहाँ पे,
और इनको, और वो जो पिछला पढ़ा उस समय एक चीज बता रहा कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन के भी हम आगे आपको बता ही दे रहे हैं। रदरफोर्ड ही लिखना है क्योंकि जो गोल्डस्टीन रहता है, गोल्डस्टीन जाता है आपके कैनल गणनों के लिए, और जो न्यूट्रॉन की खोज है वो जाएगी आपको चैडविक, ठीक है। हम यही बता दे रहे हैं आपको, चैडविक, जेम्स चैडविक करके आएंगे, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं परमाणु की संरचना में, ठीक। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। यह जानना आवश्यक हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित है। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया, जैसे जिसमें जो है जे थॉमसन पहले थे। तो पहला मॉडल प्रस्तुत किया गया, क्या मॉडल प्रस्तुत किया गया देखते हैं। अच्छा, तो देखो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहते हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो थॉमसन कहते हैं कि वो कहते हैं कि पहले उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो केक केक के आधार पर केक जैसा है, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या है कि चिपके हुए हैं, जैसे वो काजू नहीं चिपका देते कोई भी, मतलब है ना, जैसे दिया होगा उन्होंने केक लगे सूखे में भी ऊपर से डाल दो, तो उस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो देखो संरचना के बारे में बताते, और कहते हैं कि संरचना से संबंधित एक तथ्य मॉडल प्रस्तुत किया कि जो किशमिश केक की तरह था, जिसके अनुसार जो परमाणु एक धनाभिषिक्त गोला है, ठीक है। परमाणु कैसा एक धनाभिषिक्त गोला है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन किशमिश केक की तरह सूखे मेवे की तरह लगे हुए। तरबूज का भी उदाहरण दिया, जिसमें जो है जिसके अनुसार परमाणु में धनाभिष तरबूज के खाने वाली लाल भाग की तरह बिखरा है, ठीक है। जिस तरह तरबूज में बीच बीच में काले काले बीज होते हैं उनके, तो ये उसी की तरह से, ठीक है, बीच में की भांति धसे हुए हैं। तो मतलब उनका कहने का मतलब है परमाणु एक ठोस गोला है, ठीक है, जिसमें जो है ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, एक लाल भाग की तरह, जैसे तरबूज में जो बीज लगे होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन धनाभिषिक्त गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ठीक है। धनात्मक गोला है और इसमें क्या है कि सभी जगह इलेक्ट्रॉन लगे हुए। ये इसका फर्दर डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं, या फर्दर उसका डिवीजन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऐसे चारों चक्कर लगेंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। तो अच्छा, इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में है आपके, तो कभी पूछ सकते हैं। तो भौतिक जो ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन ने 1856 से 1940 तक 18 दिसंबर को 1856 में मैनचेस्टर के कीचा मिल के क्षेत्र में जन्म हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में उनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला में निर्देशक और शोध के लिए 7 सेवाओं को भी आगे चलकर क्या मिला, पुरस्कार मिला। अच्छा, क्या मॉडल दिया। तो थॉमसन का परमाणु सबसे पहला परमाणु धनाभिषिक्त गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए। तो अपन ने पहला मॉडल तो वही देखा था कि जो है परमाणु ये एक धनाभिषिक्त गोला है, ठीक है, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एक बीज की तरह धसे हुए। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए विद्युत रूप में उदासीन होते हैं। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो बिल्कुल बराबर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो धनात्मक आवेश परिमाण में कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि परिमाण में बराबर है, और चूंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं और विद्युत उदासीन बनाते रहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परमाणु विद्युत रूपीय से उदासीन होते हैं। तो जो परमाणु है पूरा, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि परमाणु पहले कहते हैं धनाभिषिक्त गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ठीक है। ये इनका सेकंड पार्ट था। वो कह रहे थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, किंतु वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग में परिमाणों को इस मॉडल द्वारा समझाया जा सका। प्रयोगों से जो परिणाम थे उनके जो मॉडल से समझाया जा सका। तो ये ठीक है, ये इनके 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये दोनों ही मॉडल वो सीधे सीधे पेपर में आते हैं कि इनमें से कौन से 2 है, मतलब दोनों सही है या मतलब ऑप्शन में आ सकते हैं आपको। अच्छा, थॉमसन का परमाणु मॉडल ये कह रहा है। अच्छा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कह रहा है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड क्या कि अब रदरफोर्ड ने उसी चीज को मतलब जो इन्होंने बताया कि इसी को परमाणु को फर्दर और उन्होंने आगे करने के लिए अब वो प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि
रदरफोर्ड ने यह जानने की इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन की परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है, मतलब वो समझना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कहाँ है, ठीक है, किस तरह से वो है। तो उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, और इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि तेज गति से चल रही अल्फा कणों के सोने की पन्नी पर टकराए। तो ये क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि उन्होंने सोने की पन्नी ही क्यों चुनी, क्योंकि जो सोने की पन्नी का जो नाभिक होता है क्योंकि बहुत पतली, मतलब नाभिक जो होता है वो केंद्र में बहुत पतला होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सोने की पन्नी ली। अब क्योंकि चुनी, क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहती थी, तो सोने को पतली सीटों में बनाया सकता, तो उन्होंने बहुत पतली सीट ली, इतनी पतली सीट ली कि सोने की पन्नी जो पतली थी वो 1000 परमाणु जितनी मोटी थी, ठीक है। ये प्रयोग परीक्षा बता रहे हो। जैसे अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो भैया, ऑप्शन में कई आ सकता है। अल्फा कण किसका, मतलब किसका यौगिक, मतलब किसका पार्ट है, ठीक है। तो या अल्फा कण या अल्फा किसका कण है, ऐसे करके है ना, ऐसे पूछ सकते हैं किसका कण है, क्या रखना पड़ेगा, ये हीलियम पदार्थ का कण है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये धनाभिषिक्त है, वो कह रहे हैं कि अल्फा कण जो द्विआवेशित हीलियम होते हैं ये कैसे होते हैं, धनाभिषिक्त होते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, तो इनमें अल्फा कणों में ऊर्जा पर्याप्त होती है। तो वो कहते हैं यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अब परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। तो उन्हें लगा था कि हम सोने की पन्नी में डायरेक्ट वो कराएंगे, बौछार कराएंगे सोने की पन्नी में, तो क्या होगा, ये विक्षेपित हो जाएंगे, ठीक है, विक्षेपित मतलब अपनी गति से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी, मतलब बहुत ज्यादा भारी है तो सीधे निकल जानी चाहिए थी, ठीक है, मतलब वो समझ रहे थे कि ज्यादा मतलब विक्षेपण तो होगा, इतना नहीं होगा, क्योंकि जो सोने के कण थे वो कह रहे हैं कि प्रोटॉन से तो भारी होंगे, तो जिस पर टकराएंगे वो टकराने के बाद क्या करेंगे, वो सीधे निकल जाएंगे, इतना ही होना चाहिए, वो क्या विक्षेपित तो होंगे कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन वो जब उन्होंने उसको देखा तो ये अचंभित रह गया, कैसे, उन्होंने देखा कि, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, ये आपको दिख रहा है कि अधिकांश जगह से मतलब मतलब जो हुआ अधिकांश जगह से जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए, जैसे कि इसमें आपको चित्र में देख सकते हैं, और देखते हैं, देखो आगे। तो विकिरण से क्या हुआ, तेज गति मतलब अल्फा कण विकिरण ने आशा के विपरीत बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। इससे क्या परिणाम मिला, तेज गति से चल रहे अधिकतम अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, ठीक है, तो वो विक्षेपित कम होंगे, ये तो ठीक था, तो अधिकतम कितने निकल गए, सीधे निकल गए। अच्छा, इससे हमें ये पता लग रहा है कि अगर सोने की मतलब अल्फा कण सोने की पन्नी से कुछ सीधे निकल गए, इसका मतलब बीच में कुछ है ही खाली, तो यहाँ से हमें एक वो मिलेगा कि एक इनका अवधारणा मिलेगी या हमें अभिग्रहित मिलेगा, परमाणु खोखला है, ठीक है। अच्छा, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से मतलब विक्षेपित हुए, पर थोड़ा सा ही कोण विक्षेपित हो पाया, मतलब क्योंकि इतना ज्यादा उनमें ज्यादा कुछ था ही नहीं बीच में, तो थोड़ा बहुत टकराए तो थोड़ा बहुत वो अपने कण से थोड़ा सा क्या हुआ, विचलित हुए। आशाजनक, वो कहते हैं एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है कि वो कहते हैं आशाजनक रूप से प्रत्येक 12,000, अगर 12,000 कण हमने भेजे, 12,000 कण भेजे, तो सोने की पन्नी से निकाले हमने, से यहाँ दिख रहा है आपको गोल्ड फॉइल, हमने इसमें से 12,000 कण भेजे तो एक कण वापस लौट के चला आया। देखिए 12,000 कणों में से एक कण क्या आ गया, वापस आ गया, मतलब वो समझ गया कि जब 12,000 कण निकल चुके वहां से, तो उस पॉइंट पे मतलब बीच में कोई ना कोई एक पार्ट है, तो उसी को वो कहते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है, पूरा परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है, केंद्र में केंद्रित होता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणामी उसी प्रकार अविश्वसनीय था, जिससे कि अगर आप 15 इंच के तोप के गोले के टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते जाओ, मतलब वो कह रहे हैं कि ये इस तरीके से इतना उन्हें आश्चर्य लगा, उन्होंने एक तोप का गोला ले लो, और वो कह रहे हैं कि एक टिश्यू पेपर बनाओ और टिश्यू पेपर में तोप के गोले मारो, तो वो कह रहे हैं बहुत बार मारते जाओ तो ऐसा क्या हो कि एक तोप का गोला आकर तुम्हें मिल जाए वापस, ठीक है। वो कहते हैं टिश्यू पेपर मारते हैं और वह लौट कर आपको चोट पहुंचा दे, तो ये जो एक लौट के आ रहा उन्हें इस तरीके से अचंभव लगा कि ये लौट के कैसे आ गया, ठीक है, और उन्होंने इस तरीके से इसको दिखा कि ये उसी प्रकार अविश्वसनीय था, जैसे तोप के गोले से बहुत सारे गोले टिश्यू पेपर में मारे जाए, एक गोला टिश्यू पेपर घर के आपके खुद ही आपके ऊपर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे देखते हैं आगे और क्या पता लगा इससे हमें। अच्छा, रदरफोर्ड के बारे में आप जानते हैं कि, ठीक है, 1871 से 1937 ग्रोव में जन्म,
नाभ की भौतिक का जनक माना जाता है। इनको ध्यान रखेंगे। रेडियोधर्मिता के लिए योगदान सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए जाता है। ठीक है, नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई। 1908 में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसी की वो कहते हैं देखो, एक प्रोटॉन और 1800 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मतलब 2000 नहीं, वो अपन ने वजन के बारे में पढ़ा था, 2000 गुना होता है। ठीक है, अब एक प्रोटॉन है और 2000 इलेक्ट्रॉन रख दो, लगभग उसके बराबर है। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में वो कहते हैं, क्योंकि ये 9th क्लास है तो उसी हिसाब से बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे लिए क्या काम का है वो देखिए, पढ़ते हैं इसको। माने कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए दीवार के सामने खड़ा है। दीवार पर कुछ दूर से पत्थर फेंकने को कहा और कुछ पत्थर देने कहे तो प्रत्येक पत्थर दीवार से टकराने के साथ एक आवाज सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब उसने आंख बंद किया और बच्चा तेज से घिरी हुई 4 दीवार पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे से नहीं टकराएंगे और कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच बहुत सारे खाली है जिनके बीच से पत्थर निकल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह के अनुसार अल्फा कण विकिरण के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। क्या परिणाम निकाले, देखिए। पहला, परमाणु के अधिकतर भाग, भीतर का भाग कैसा है, खाली। तो वो कहते हैं जो रदरफोर्ड ने जो वहां आपको बताया था, क्योंकि क्या वो बहुत सारे पार्ट सीधे निकल गए, खाली निकल गए। तो खाली निकलने से ये हुआ कि अधिकतर भाग कैसे नहीं मिल गए हमको। उन्होंने एक वहीं से एक अभिग्रह बनाया कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली है, क्योंकि अधिकतम जो कण बौछार की गई, अल्फा कणों की बौछार की गई, वो अल्फा कणों की बौछार के द्वारा अधिकतम कण कैसे हो गए, सीधे निकल गए। तो यहाँ से उन्होंने एक अभिग्रह निकाला कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर जो अल्फा कण है वो बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। दूसरा, बहुत कम कण, पता है ना, वो थोड़े से कण है जो अपने मार्ग से थोड़े बहुत विचलित हो रहे थे। तो वही वो यहाँ कह रहे हैं कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं और यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेश बहुत भाग है, तो ज्यादा भाग जो है विचलित नहीं होते। कहते हैं बहुत कम कण ऐसे हुए जो 180 डिग्री विक्षेपित हुए, मतलब बिल्कुल सीधे गए और वापस लौटे। ठीक है, तो 180 डिग्री पर विक्षेपित, जिससे संकेत ये मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो ये समझ गया कि जो सोने का जो फाइल था उसमें उन्होंने देखा कि जो परमाणु का जो पूरा भाग है, पूरा भाग का जो पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान बिल्कुल एक छोटे से भाग में सीमित है, बाकी पूरा भाग कैसा है, खाली है। तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि नाभिक की जो त्रिज्या है, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ टाइम्स छोटी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये तीनों ही अल्फा कणों के प्रकीर्णन के परिणाम है। अब आएंगे निम्नलिखित लक्षण। मॉडल ने तब अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत करेंगे, जिसके अभिलक्षण निम्नलिखित। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेश होता है। तो उन्होंने बताया कि परमाणु का जो केंद्र वो कैसा है, धनावेश है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, नाभिक कह सकते हैं। दोनों बताया परमाणु केंद्र धनावेश होता है, जिसे हम नाभिक कह सकते हैं, और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक होता है। मतलब एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, संपूर्ण द्रव्यमान, वो कहाँ, केंद्र में केंद्रित होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि चारों वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा पार्ट, ठीक है, तभी क्या हुआ ना, जब चूंकि चक्कर लगा रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन घल के फिर वापस लौट गए, तो लौटते ही नहीं। अच्छा, नाभिक, ठीक है, नाभिक का आकार परमाणु जो मतलब क्या हुआ ना, टकरा के इधर उधर नहीं चले गए, क्योंकि जो केंद्र में टकराया वो तो सीधा निकल वापस लौट आया। और बहुत सारी जो कण है वो अपने स्थान पर थोड़े से विक्षेपित हुए। तो जो थोड़े विक्षेपित हुए वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण विक्षेपित हुए। अच्छा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम है। तो सीधी बात, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की 10⁵ छोटी है। तो वही यहाँ पे इन्होंने निकाला कि परमाणु का आकार नाभिक के आकार की तुलना में काफी कम। तीनों पॉइंट याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से, तो काम नहीं चलेगा। अब रदरफोर्ड के मॉडल में ये तो ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में एक कमी है, एक या दो कमी है, लेकिन अभी जो चूंकि ये 9th लेवल की है तो यहाँ उन्होंने वो एक ही बताते हैं यहाँ पे। और वो कहते हैं कि जो रेखल स्पेक्ट्रम है उसकी, सॉरी, रदरफोर्ड के परमाणु में जैसे वो कहते हैं कि परमाणु स्थायी होते या नहीं होते, मतलब वो कहते हैं यहाँ स्थायित्व का पता नहीं लगता, परमाणु के स्थायित्व के पता नहीं लगती, इसकी व्याख्या नहीं कर सके वो, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, ठीक है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। कौन नहीं कर सके, रदरफोर्ड।
अच्छा, परमाणु के स्थायित्व का मतलब क्या है, कर सके, ठीक है, इसमें दिया हुआ है पर फिर भी अपन इसको समझते हैं। जिसे वो कहते हैं परमाणु के स्थायित्व का मतलब है कि यदि कोई परमाणु, ये परमाणु है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है चक्कर लगा रहा है, तो ऐसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ऐसी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो वो कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि धीरे धीरे क्या होगा कि ये गति करता रहेगा, चारों ओर चारों गति करता रहेगा, है, धीरे धीरे क्या होगा, इसकी गति में कमी आएगी, ऊर्जा जो ऊर्जा है उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है वो धीरे धीरे कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे कमी हो जाएगी तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे अपना मार्ग इस तरीके से, जैसे पहले ऐसे घूम रहा था, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो पहले ही ऐसे घूम रहा था चारों ओर, धीरे धीरे ऐसे कम होता चला जाएगा, क्योंकि ऊर्जा में कमी आएगी, त्रिज्या में कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी, तो ऊर्जा में क्या आएगी तो उसकी गति में कमी आएगी, गति में कमी आएगी तो अपने जो मार्ग है उसको छोटा करता चले जाएगा, और धीरे 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 करते हुए लास्ट में ये केंद्र में आके गिर जाएगा, तो जो नाभिक जो परमाणु की संरचना है उसको समाप्त हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इसको घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है, ठीक है, तो वो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, ऊर्जा के सापेक्ष धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं कि चूंकि कक्ष मतलब जो आवेशित कण है गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है, और त्वरण के कारण आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होता है, तो जैसे जैसे क्या होता है कि आवेशित कणों को ऊर्जा में क्या होता है, विकिरण होता है, इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा। अब देखा ना, धीरे विकृत करेगा मतलब धीरे धीरे कमी होती जाएगी, धीरे धीरे कमी होती जाएगी तो ऊर्जा में कमी आएगी, तो कक्षा में भी कमी आती चली जाएगी, और धीरे धीरे जाकर ये नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसकी व्याख्या ये कर नहीं सके, इनके अनुसार जिस तरह से उन्होंने दिया है उसके अनुसार परमाणु का स्थायित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन हम जानते हैं परमाणु कैसा होता है, स्थायित्व, क्योंकि बनना हर चीज समाप्त हो जाएगी। अगर किसी का भी मतलब कोई हर ऑब्जेक्ट की परमाणु से मिलकर बना है, तो यदि परमाणु का स्थायित्व नहीं होता तो अपन कोई चीज देख ही नहीं पाते अपने आसपास, कोई चीज बचती नहीं, सब चीजें नष्ट हो जाती। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये इसकी व्याख्या नहीं कर सके। और दूसरा है रैकेल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है, ये आपके पेपर में पूछते हैं रैकेल स्पेक्ट्रम, ठीक है, रैकेल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। रैकेल स्पेक्ट्रम क्या है कि वो कहते हैं जब ये ऊपर मतलब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में आता, उनका कहने का मतलब ये कि ये स्थायी कक्षा में ही चक्कर लगाते, ठीक है, ध्यान रखना, स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते, ऊपर से नीचे आते तो ऊर्जा विकृत करते, तो कुछ समय बाद वापस ऊर्जा में ऊपर पहुंच जाते। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको ध्यान रखना है कि रैकेल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके और परमाणु के स्थायित्व की भी व्याख्या नहीं कर सके। अब इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक, तो ये इसको भी व्याख्या नहीं कर सके। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है, ठीक है। अच्छा, तो अपन इस चीज को ध्यान रखना, तो हमने दो मॉडल पढ़ लिया, याद रखना, एक अपन ने पढ़ लिया है कि जे थॉमसन का मॉडल, ठीक है, जे थॉमसन, एंड सेकंड हो गया अपना रदरफोर्ड, ठीक है, इसको रदरफोर्ड, तो इसके मॉडल याद रखना, इसको याद रखना। अब हमें पढ़ना है बोर का मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल नेक्स्ट। अच्छा, बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है, तो बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि रदरफोर्ड मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए, मतलब वही रैकेल स्पेक्ट्रम की व्याख्या वाला और दूसरा है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या वाला, तो इन पे जो प्रश्न उठ रहे थे, जो इनकी कमियां थी, इनको दूर करने के लिए बोर मॉडल लेके आते, नील्स बोर। और वो क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, और जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं, ठीक है, जिन्हें स्थायी कक्षा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशिष्ट कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं क्योंकि उनको विशिष्ट ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट बनता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ विशेष या निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनको ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ठीक है, जब वो अपने यहाँ चक्कर लगाते रहते तो ऊर्जा का विकिरण नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये दो पॉइंट, दो अवधारणा दी उन्होंने, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और जो विशिष्ट कक्षाएं वो कौन सी विशिष्ट कक्षाएं, के एल एम, तो के एल एम, इनको ध्यान रखेंगे, के एल एम और एन, इनकी चेंज कर लेते हैं,
और जो है ठीक, तो ये है, तो ये कौन कौन सी कक्षा है, के एल एम है, ठीक है। तो ये के है तुम्हारी, ये एल है, ये एम है और ये एन है, के एल एम। कुछ भी कक्षाओं के नाम के एल एम है। हम इनसे बहुत सी सारी चीजें सीखेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नील्स बोर के बारे में भी थोड़ा सा इनकी जी ध्यान रख लेना है, कहाँ जन्म हुआ, और थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, इन तीनों को याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा अब न्यूटन के बारे में, चूंकि 1932 में की हुआ क्या, 1932 में 1932 में जो है 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक एक और अपारमाणिक खोज निकाला जिसका नाम था, जो कि अनाविष्ट था, द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था, इसका नाम अंतर न्यूटन पड़ा, ठीक है। तो प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की खोज हो चुकी, जे थॉमसन, ठीक है, रदरफोर्ड एंड देन चैडविक, ठीक। तो और उन्होंने कहा इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ भी एक ऑप्शन बनता है क्योंकि यह अनाविष्ट है, और न्यूट्रॉन कैसा है, अनाविष्ट उदासीन है, और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था, ठीक है। आगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरते, तो कैसे विद्युत होते वो बता रहे हो। देखो उन्होंने कुछ नियम दिए, कोई किसने दिए, बोर और बरी ने। इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम दिए। पहला नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से भरेंगे, जहां n कक्षा की संख्या है या ऊर्जा स्तर है। इसलिए जैसे अगर k में हमें भरना है, k को उसमें 2n² रहेगा, और n का मान चूंकि 1 है, n के बराबर पहली कक्षा होती, तो 2 × 1² = 2, मतलब पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम 2। ऐसे जो L होगा उसमें भी 2n² आएंगे, लेकिन n का मान 2 रहेगा, तो 2 × 2 की पावर 2, तो 8, ठीक है। इसी तरह m में जो है 18 और n में जो है KLM में n और 32। इस तरीके से लगातार चारों जो है भर दिए जाएंगे। दूसरा, अगले को हमसे कहते हैं कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बाहरी कोश में, 8। किसी परमाणु को दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले भीतरी वाले कक्षों पूर्ण हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते, दूसरे में कब तक नहीं, जैसे मान लो चलो पहले के में भरना था, ये एल है, एम है और एन है, जब तक पहले के पूरा नहीं भरेगा तो एल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश ही नहीं करेगा, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। बन नहीं सकते, इस तो होता है 6 क्रम अनुसार भरते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने नियम दिए, इसमें बोर और बरी है, इनको याद रखेंगे। अच्छा, ये कुछ दिखाया कि इस देखो, क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसमें जो है हम देखते कि एक भी हमारे, क्योंकि उसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता और उसका परमाणु जो है क्रमांक भी 1 होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये एक एक दिखा रहा है, ठीक है। ये 3 होते ना इसमें, तो ये तुम्हारा केंद्र वाला भाग हो गया, बाकी ये 3 उसमें परमाणु क्रमांक 3 होता है उसका, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसी तरीके से दी हुई इनकी संरचना दी हुई है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, संयोजकता क्या कहलाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया संयोजकता क्या है। संयोजकता क्या कहलाती है, तो हम पढ़ चुके हैं। संयोजकता क्या है कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने एक हम बताते हैं, जैसे आपको, जैसे हमने लिथियम लिया, तो लिथियम का जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक भरो, तो भरेंगे तो पहले में 2 जाएगा, लास्ट में 1 जाएगा, तो जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है वो उसकी संयोजकता कहलाएगी, ठीक है, संयोजकता कहलाएगी। तो ये 1 हो जाएगी। एक चीज और याद रखेंगे, अभी इसी में है, आगे चलो बढ़ते हैं फिर बताते हैं। तो इसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या था, तो बोर बरी ने स्कीम से हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु का बाहर तक अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाहर कक्षा पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। मतलब जो पूर्ण रूप से भरे हैं तो रासायनिक रूप से सक्रिय क्यों होंगे, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे और ना ही ग्रहण करेंगे, ना तो वो खुद लेंगे ना दूसरे को देंगे, क्योंकि पूर्ण भरे हुए तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, तो वो रासायनिक रूप से कम सक्रिय होते हैं, ठीक है, सक्रिय नहीं होते।
दूसरे शब्दों में उनकी संयोजकता शून्य होती है। जब पूरा भरा हुआ है उनका, जब कोष पूरे पूरे भरे हुए हैं तो फिर उनकी संयोजकता कैसी होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। मतलब संयोजकता किसे कहते हैं? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते उसको हम संयोजकता कहते, उसी को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते। क्योंकि जिन जिन इलेक्ट्रॉनों की जिन इलेक्ट्रॉनों में या जिन परमाणुओं में बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरा होगा तो वो रासायनिक रूप से कम सक्रिय होंगे। इस चीज को भी याद रखना। और जब पूर्ण रूप से भरे होंगे तो उनकी संयोजकता शून्य होगी, 0 होगी। ठीक है, याद रखेंगे। ये तो ये संयोजकता के बारे में हो गया। अच्छा, और आगे इसी को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने सामान्य या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति में अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। तो अणुओं मतलब परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि अपने बाह्यतम कोष में पूर्ण भरने का प्रयास करते। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता। ठीक है, तो अष्टक पूर्ण हुआ कि नहीं इसको ध्यान रखना पड़ता। अपनी अंतिम कक्षा में अष्टक प्रदान करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वहीं उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता होती है। ठीक है, मतलब जितने तत्व का इलेक्ट्रॉन होता है मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या 2 दे देंगे अष्टक पूर्ण करने के लिए। जैसे मान के चलो लास्ट में हमारे हमने एक भरा 2, 8 और 3। ठीक तो अब देखो यहाँ पे जैसे 3 है, अब लास्ट में अगर 8 होते तो कोई बात नहीं थी, अष्टक पूर्ण हो जाता। तो ये अगर ये 3 है तो अगर इसकी संयोजकता कहेंगे तो हम 3 है, क्यों? क्योंकि 3 देना जल्दी सरल होता, कम ऊर्जा लगेगी, जबकि 8 ग्रहण करने की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम प्रत्येक परमाणु में बाह्यतम कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए संयोजकता 1 कही जाएगी। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की संयोजकता क्या है, वो कहते हैं यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। यदि किसी परमाणु के, ये बिल्कुल याद रख लो, एल्यूमिनियम कितने होते हैं, ये सीधे पेपर में आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता के अन्य प्रकार से प्राप्त किया जा सकती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधिक आसान है, इसलिए इसकी संयोजकता 8 में से 7 घटा देंगे। अष्टक पूरा करना है तो 8, 7 पहले से तो 1 बची, जो 1 संयोजकता इसके आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, इस परिकलन से ऑक्सीजन की कितनी होगी, तो ऑक्सीजन की भी आपको पता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 16 होता ना, तो ऑक्सीजन जो निकालते हैं अपन, ठीक है 16, तो 2, 8, ठीक है और 6। तो अब जैसे इसको इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 16 होता। अब 2, 8 और 6, तो ये तो पूरे भरे हुए, इसके चाहिए हमको। अगर इसको 8 बनाना है तो या तो 6 छोड़ दो, तो 6 त्यागना कठिन है, तो 2 इससे और ले लिए, तो 2 ले लिए, ये 8 हो गया, तो अष्टक पूर्ण हो गया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिस संयोजकता कहते हैं, तो इसको अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना भैया, परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ठीक, तो परमाणु संख्या क्या है, तो हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। ठीक, प्रोटॉन होते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या, तो किसी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित है उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यदि हम कोई हमसे कहते हैं कि परमाणु संख्या बताओ, भाई साहब परमाणु संख्या निकालना है आपको भाई, तो प्रोटॉनों की संख्या गिन लो जाके, क्या गिन लो, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अच्छा इसे अपन जेड से भी निकालते प्रोटॉनों की संख्या, तो किससे प्रदर्शित करते, जेड से। ठीक है, परमाणु संख्या बताती है तब प्रोटॉनों की संख्या, और चाहे परमाणु संख्या हो, जेड से निकाल लो इसको।
किसी तत्व की सभी परमाणुओं की संख्या Z समान होती है। सभी अणुओं की संख्या, सॉरी, किसी तत्व के सभी अणुओं की संख्या, कोई तत्व है उसमें जो जितने अणु हैं सभी की संख्या समान होगी। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन है वो उसकी क्या बन जाती है, परमाणु संख्या बन जाती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। तो जिसे जो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक बोलते हैं उसी को, तो 1 होती है उसकी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन भी एक ही होता। क्या होता? प्रोटॉन कितना होता? 1। ठीक है। और न्यूट्रॉन कितना होता? उसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, याद रखना। न्यूट्रॉन क्या होता? 0, याद रखना इस चीज को। अब कार्बन में परमाणु संख्या 6 है, तभी परमाणु क्रमांक भी 6 है उसका। ठीक है। नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं ये क्या कहलाएगा? उसका परमाणु संख्या कहलाएगा। अच्छा, द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो हम परमाणु संख्या समझ गए। ये परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। और इसे अपन लिखते कैसे हैं? Z से। परमाणु संख्या को लिखते कैसे हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब आ गए अपन द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? देखो द्रव्यमान संख्या क्या है, वो कहते हैं कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को द्रव्यमान संख्या कहेंगे। मतलब अगर हमें द्रव्यमान संख्या बताना है, द्रव्यमान संख्या बताना है, या उसी को परमाणु भार कहते हैं अपन, तो वो कैसे बताएंगे अपन? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों का योग, ठीक। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहेंगे अपन? द्रव्यमान संख्या कहेंगे। याद रखना, जैसे किसी संख्या की वजह से हमने एक संख्या लिखी, हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे परमाणु क्रमांक 2 और उसका 1H1 ले लो, ठीक। ये ऊपर जो है उसका परमाणु भार है, नीचे जो है परमाणु क्रमांक, मतलब इसकी ये द्रव्यमान संख्या है और ये क्या है? परमाणु संख्या। नीचे जो फिट पैर पे होगी परमाणु संख्या और जो ऊपर होगी द्रव्यमान संख्या, से ये दिया गया है। द्रव्यमान संख्या ऊपर सिर पे होगी और पैर पे कौन होगा? परमाणु संख्या होगी और बीच में तत्व होगा। जैसे हम लिख दें लिथियम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? द्रव्यमान संख्या। यहाँ क्या लिखा जाएगा? परमाणु क्रमांक लिखा जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। और भी आगे दिया गया है, जैसे देखिए इसको, परमाणु का लगभग संपूर्ण भाग नाभिक में होता है, बिल्कुल। तो ये देखो क्या क्या है, जैसे कार्बन में द्रव्यमान 6 है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, दोनों जोड़ दिया 12 आ गया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम 27 है, 13 प्रोटॉन है, 14 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहेंगे। अच्छा, आगे अब यहाँ पे कुछ समस्थानिक पढ़ेंगे अपन। समस्थानिक क्या होते हैं? स्थानिक मतलब स्थान, सम मतलब बराबर, और स्थान मतलब स्थानिक मतलब स्थान, मतलब जिनकी परमाणु क्रमांक बराबर हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, मतलब जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो कहलाएगा समस्थानिक। जैसे कि देखो कुछ तत्वों की पहचान क्या है, तो जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी हो? अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बिल्कुल याद रख लो, वो कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को लें तो इसमें 3 परमाणु सीरीज होती है, जैसे कि प्रोटियम, सीधा पेपर में आता है ड्यूट्रियम, ठीक, और ट्राइटियम। इन तीनों को नाम उनके और सिंबल याद रखने पड़ेंगे। प्रत्येक परमाणु की संख्या समान है, सब में एक लेकिन उसके भार अलग है, 1 2 3 ऐसे करके, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, 1 2 और 3। इसी के अनुरूप उदाहरण जैसे कार्बन 12 6, कार्बन 14 6, ठीक है। फ्लोरीन 35 17, ऊपर परमाणु भार लिखा हुआ है, नीचे परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है, मतलब परमाणु संख्या लिखी हुई है, ऊपर 37 से 17। तो उदाहरणों के आधार पर हम समस्थानों को समझ लिया है। मतलब समस्थानिक क्या है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ये परिभाषा है यहाँ से, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। और समस्थान और बहुत से तत्वों में समस्थानों का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, किसी भी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। जिनके समस्थानों को ये भी याद रखना, रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये समस्थानों के बारे में याद रखना। अब आएगा आपका संभारिक, ठीक है। जैसे कि इसमें देखते हैं, अब थोड़ी सी ये रहा कि आपके मतलब
बताया कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान कैसे निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो 1 सेकेंड। ठीक है, तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग देख लेते हैं है ना यहाँ पे। तो जब समस्थानिकों की परिभाषा होगी तो इनके अनुप्रयोग देखो क्या है अनुप्रयोग, इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम की समस्थानिकों का उपयोग परमाणु भट्टी के रूप में होता, मतलब सीधा आता कि निम्न में से कौन सा समस्थानिकों का प्रयोग है या नहीं है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट आता, कोबाल्ट 30 रहता है ना, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा, बट कोबाल्ट याद रखना इसको। गंगा के इलाज में आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। जैसे कि है ना, तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कौन सा समस्थानिक रहा है। 1 मिनट लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपको ये फिक्स हो जाएगा कि ये कौन सा वाला था। 1 सेकेंड, इसको जो है कहाँ गया, ठीक है, तो ये जो है ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। ठीक, तो जैसे कोबाल्ट 60 करके है, ठीक है, वो याद नहीं आ रहा था, कोबाल्ट 60 करके है, इसको याद रखेंगे। और कोबाल्ट 60 जो है आपको किसके इलाज में काम आएगा, ये आपका कोबाल्ट 60 आ जाएगा आपके ल्यूकेमिया, ठीक, ल्यूकेमिया जिसे अपन रक्त कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर। ठीक है, इसमें क्या है कि गामा किरणें ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। अच्छा, और भी था जैसे कि घेंगा रोग के इलाज में, तो घेंगा रोग में जो है जो आयोडीन था आपका 131 समस्थानिक है, इसका प्रयोग करते। ठीक है, और भी है जैसे कि अगर ट्यूमर का इलाज करना है, ट्यूमर के लिए आपको आर्सेनिक 74, इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और रक्त वृद्धिकरण, ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं, सोडियम 24। ठीक, और ट्यूमर की पहचान के लिए, ये तो ट्यूमर का मतलब इलाज करने के लिए, ट्यूमर की पहचान के लिए पोटेशियम 32, सॉरी फास्फोरस 32। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये याद रखना है अपन को। अच्छा, अब क्या बचा अपना संभारिक। तो संभारिक क्या है, याद रखेंगे, ऐसे तत्व के मतलब ऐसे परमाणु, किस तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी जो है द्रव्यमान संख्या एक जैसी रहेगी सबकी, द्रव्यमान संख्या समान। ठीक, द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या जो है अलग अलग, परमाणु संख्या अलग अलग। द्रव्यमान संख्या समान हो जाए और परमाणु संख्या अलग अलग हो जाए, क्या कहलाएगा, संभारिक कहलाएगा। जैसे कि 2 कैल्शियम परमाणु, एक 20 है, 20-18, मतलब कैल्शियम जो है 20-18 और ऑर्गन भी 20-40। ठीक है, ये परमाणु संख्या है, ध्यान रखना, ये परमाणु भार है मतलब द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, ये कहलाता है समभारिक। वो कहते हैं इस जोड़े में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है, अलग अलग परमाणु वाले जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये संभारिक के बारे में। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से पूरे पार्ट को कवर करना है। इसमें जैसे अब अपन को इसमें देखेंगे, अपन ने शुरू से इसमें क्या पढ़ा हुआ है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ज्यादा हमें मेन 3-4 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी कि एक तो ठीक है, तो अपन ने शुरू से यहाँ से देखो क्या पढ़ा, थॉमसन का परमाणु मॉडल। पहले तो परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा कि एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कैनाले की खोजकर्ता किसने, कैनाले की खोजकर्ता कौन है, ठीक है, गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के जी थॉमसन है ना, प्रोटॉन के जो है रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के जो है जेम्स चैडविक, इसके बारे में पढ़ा। पहले देखा था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हमें कोई भी जो है परमाणु अविभाज्य बताया,
पर हमने जैसे और आगे आए तो धीरे धीरे पता लगा कि नहीं, परमाणु में और भी विभाजन हो सकता, और उसको और जो फर्दर डिवीजन किया, तो फर्दर डिवीजन किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलते खोज करता है, इनकी चीजें अपन बारे में इस बारे में पढ़ा। फिर अपन आए इसके ऊपर कई सारे प्रयोग हुए, तो एक हुआ जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उन्होंने क्या किया कि परमाणु एक ठोस गोला है, एक धनाभिषिक्त गोला है, जिसका द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित माना जाता है। ठीक है, और उन्होंने थ्योरी थी कि केक की तरह है जिसके ऊपर सूखा मेवा लगा दो, या एक तरबूज की बीज की तरह है जिसमें तरबूज में बीज लगी रहती है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ठीक है, और तो उन्होंने इस तरीके से बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि परमाणु धनाभिष गोला है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन 10 से होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के परिमाण समान होते हैं, तभी ये क्या है, एक परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होते हैं, रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद है रदरफोर्ड की मॉडल। तो रदरफोर्ड ने पूरा मॉडल बताया कि उन्होंने सोने की पन्नी ली, बहुत सारे, जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो बौछार करने पे क्या देखा उन्होंने कि बहुत सारे कण तो सीधे निकल गए। तो उन्होंने एक से एक अनुमान लगाया कि परमाणु क्या है, खोखला गोला है। बहुत सारे जो अल्फा कण हैं वो केवल थोड़ी से ही कोण के साथ क्या हुए, थोड़े से कोण के साथ विचलित हुए। तो इससे उन्हें ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर अपनी एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे, क्योंकि अलग अलग लगा रहे होते तो हर कण जो है अपने स्थान से विचलित हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी निश्चित कक्षा में निश्चित जगह पे चक्कर लगा रहे हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित जगह चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा, फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे कण सीधे ही निकल गए थे, मतलब बिल्कुल टकराए और वापस लौटा। तो उन्हें लगा कि केंद्र में कुछ है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ये दिया भी रही कि संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से भाग में, छोटे से आयतन में केंद्रित है। तो इस तरीके से इस चीज को हमें याद रखना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को, सोने की पन्नी ली, इसमें याद रखना है इसको। आश्चर्य रूप से देखा कि हर 12,000 कणों के बाद एक कण लौट के आ रहा है। तो जो उन्हें बता पाया कि संपूर्ण द्रव्यमान जो है केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे अपन। ठीक है, और एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, जो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान वो लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। देखा था ना, 2000 गुना है करके पड़ा हुआ था अपन। ठीक, तो इस तरीके से इस चीज को हमें याद रखना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां हैं, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि धीरे धीरे वो अपनी ऊर्जा खो देगा, खोने के साथ ही अभिकेंद्री बल के कारण खिंचता हुआ नाभिक में आके गिर जाएगा। ठीक है, तो परमाणु समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थायी होता है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करी। और परमाणु रेखल स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी वो नहीं कर पाए। बोर का परमाणु मॉडल, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें अपन विविध कक्षा कहते हैं। इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनमें ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। फिर जो है बोर और बरी ने जो है इलेक्ट्रॉन को भरने के नियम बताए कि पहली कक्षा में जब पहला कक्षक पूर्ण हो जाएगा तभी दूसरा कक्षक भरेगा। अधिकतम लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, वो कहते तब तक नहीं भर सकते जब तक कि पहला भाग पूरा नहीं भर जाएगा। कोई एक कोष पूरा भर जाएगा तो अगला भी अष्टक फिर पूरा भरेगा। अच्छा, और फिर संयोजकता के बारे में कि किसी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी संयोजकता कहलाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें संयोजक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्योंकि जिन परमाणुओं के अष्टक पूर्ण से भरे होते हैं वो कहते हैं वो ज्यादा सक्रिय नहीं होते। क्यों नहीं होती? क्योंकि ना तो फिर आदान प्रदान की काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, काफी सारे यहाँ मान दिए गए हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है इसकी संयोजकता कितनी होती है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट ही पूछ लेते कि इनकी संयोजकता कितनी है। ठीक, नेक्स्ट, तो ये संयोजकता भी अपन देख ली। फिर परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या डायरेक्ट प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। ठीक है, परमाणु संख्या डायरेक्ट प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो कोई क्या है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या। ठीक है, अच्छा, जब फिर द्रव्यमान संख्या पढ़ना है तो द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका? द्रव्यमान संख्या बन जाएगा। अब आपको कहीं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना कहा जाए तो कुछ नहीं करना, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, याद रखना, प्रोटॉनों की संख्या पता लगाना, द्रव्यमान संख्या पता है तो बस घटा दो तो निकल आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर लिखा जाता और परमाणु संख्या कहाँ लिखा जाता? नीचे लिखा जाता। इस चीज को क्या करना है हमको याद रखना। अच्छा, द्रव्यमान संख्या की बात, समस्थानिक और संभारकों के बारे में देखा कि ऐसे तत्व, मतलब किस तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी जो है परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। इसका मतलब परमाणु संख्या एक जैसी हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, परमाणु भार कहलाएंगे, वो समस्थानिक कहलाएंगे। बहुत सारे मान भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और जो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन तीनों के मानों को याद भी रखना। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लास्ट समभारिक। ठीक है, अनुप्रयोग भी है तो हमने आपको बता दिया कि ट्यूमर के इलाज में जो है P32
और सॉरी ट्यूमर की पहचान के लिए, और इलाज के लिए आर्सेनिक 74। कैंसर के इलाज में जो ल्यूकेमिया हो जाता है, रक्त कैंसर कहते हैं जैसे जिसे अपन, ब्लड कैंसर, वो कोबाल्ट 60 से। और घेंगा रोग जो है वो आयोडीन के मतलब जो आयोडीन 131 का जो संस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है, उससे इसका उपयोग करते हैं। संभारिक, तो सीधी सीधी बात है, जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग कर दो, परमाणु भार एक जैसे कर दो, तो उनका कहलाते हैं संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसमें। चलिए, तो फिर ये इस तरीके से जो है हमें पूरा पार्ट कवर करना था। अब हम इसमें मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में 5, चूंकि 9th की क्लास है, तो मतलब 9th की एनसीईआरटी चल रही है, तो 5 में जो हमें सीधी यहाँ से बायोलॉजी मिलेगी। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 लेसन बायोलॉजी के हैं, और फिर 9th लेसन से वहां से उसमें फिजिक्स आ जाती है। तो 5 जो 4 लेसन बचेंगे अपन प्रॉपर बायोलॉजी के हैं, और आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी हो सकेगा अपन उसको फुल डिटेल के साथ उसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से कवर हो जाए। एक बार पढ़ो तो आपको बार बार ना पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ से समस्थानिक, संभारिक, और ये कुछ बता दिए वो आर्सेनिक करके है ट्यूमर का इलाज के लिए, कोबाल्ट 60 ल्यूकेमिया के लिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा मेन चीज़ें लिखना है, और अच्छे से जे थॉमसन का पढ़ना है, और जे थॉमसन के बाद हमें रदरफोर्ड भी पढ़ना है, और वो मॉडल भी पढ़ना है। तीनों मॉडल को पढ़ना है, कमियां पढ़ना है, सारी चीज़ें ही हमें याद होनी चाहिए यहाँ से बिल्कुल A to Z। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लेसन 5 होगा, बायोलॉजी का तैयार रहेगा। और ये आपको अब जो है यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब हम आपको जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा लेसन 5 पे बायोलॉजी का। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं तो बाद में, और पढ़ते रहिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।